हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे इस कोरोना काल में। तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया है मुझे क्लास 6 का पार्ट 2 डाले हुए, मतलब पार्ट 1 डाले हुए, पार्ट 2 मुझे डालना था। तो कुछ इशू था, कभी कभी हो जाती है सिचुएशंस जिनको मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन हो गया है मैनेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसएसटी का पार्ट 2। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। आप और मैं दोनों अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ। तो हम लोगों ने कल किया था पुरातात्विक स्त्रोत तक। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए, ये फिगर्स देख रहे हैं आप लोग, जो ये फिगर्स हैं ये उस टाइम की लैंग्वेज थी, रिटन लैंग्वेज थी, यानी कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स ABCD हैं या फिर हमारा कै ख ग है, जिनको मिला के एक वर्ड बनता है, एक सेंटेंस बनता है या एक वाक्य बनता है, हम कह सकते हैं। तो ये जो अभिलेख है, इसको बताया हुआ है इसने कि यह अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख का एक अंश है, जो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में एक जगह है, से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कर के रूप में कैसे, यानी कि जो किसान फसल बोते थे और जो उनकी पैदावार होती थी उसका 8वां भाग जो सम्राट अशोक थे उनको दिया जाता था कर के रूप में। अब इन लोगों ने हमें इस बुक में ये बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ये जो अक्षर, मैं इन्हें कहूँगी अक्षर हैं, इनको देवनागरी लिपि, यानी कि जो हमारी लिपि है देवनागरी, उसमें कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो ये अक्षर है, पहले अक्षर को इसमें द लिखा हुआ है, दूसरे अक्षर को आ लिखा हुआ है, तीसरे अक्षर को ग लिखा हुआ है। तो जो इन अक्षरों को मिलाकर इनका वाक्य बनाकर, जो हमारे पुरातत्वविद जो होते थे, पुरातत्वविद जो इतिहास की जानकारी देते हैं, जो इतिहास के अभिलेखों को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन हमें दे, वो पुरातत्वविद कहलाते थे। तो उन्होंने इन चीज़ों को पढ़ के एक वाक्य बनाया और उसके बाद में फिर हम लोगों को बताया कि ऐसे, मतलब ये चीज़ें थी, या मतलब ये घोषणा पत्र हुआ करते थे तब, ये सब चीज़ें कुछ जो जिन चीज़ों से हमें ये पता लगे कि ये कौन से काल का था। कुछ सोर्सेज भी, और भी सोर्सेज हैं, जैसे सिक्के हैं, मुहरे हैं, यानी कि सिक्कों पे जैसे किसी राजा महाराजा की फोटो बनी हुई होती थी, मोहर पे किसी राजा महाराजा की साइन बना हुआ होता था। जैसे एक तत्कालीन शासक थे, एक उनकी मतलब उनको घोड़ों पे घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, वो घोड़े पे चलते थे, बहुत शौक था उन्हें घुड़सवारी करने का। तो वो शासक थे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने, उनके जो मोहर थी उस टाइम की, उस मोहर पे घोड़े का चित्र बना हुआ था। तो उस चीज से पता लगता है कि ये उस टाइम पीरियड का था। ऐसे ही कुछ स्तंभ और थे, मतलब कुछ स्तूप थे, जैसे सारनाथ स्तूप था, उसमें क्या होता, गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, यानी कि पहला उपदेश दिया था जब उनको कैवल्य प्राप्त हो गया था। कैवल्य मतलब जब उन कैवल्य होता है कि एक वो स्टेज है, एक वो स्थिति जब पूरा का पूरा ओवरऑल नॉलेज मिल जाती है किसी को, तो वो कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो जो सारनाथ का स्तंभ था, उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध ने वहाँ पर एक सरमन दिया था। उसके बाद में ये एक टेबल है, यहाँ से आप मतलब जो फेमस बुक्स थी उनके बारे में आप पता कर सकते हैं कि मतलब किसने क्या लिखी, किस टाइम पीरियड पे लिखी। और उसके बाद में इन पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि जो को किस टाइम में कौन आए, जैसे मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, तो उन विदेशी यात्रियों से भी हमें टाइम पीरियड का पता चलता है। जैसे और उस वक्त का मतलब कुछ सोर्सेज ऐसे भी थे जिनसे हमें पशुपालन और उनके मतलब उनका क्या उस वक्त बिजनेस हुआ करता था, जैसे शिल्प कला हुआ करती थी, काम धंधे, व्यापार और मेजरमेंट, लेन देन, टैक्सेस आदि के आधार पर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन का, उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन का हमें पता लगता था। और मतलब छोटे छोटे फेस्टिवल्स कैसे होते थे, वो लोग अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, उन लोगों की ड्रेसिंग सेंस क्या हुआ करती थी, ट्रेडिशन क्या हुआ करते थे, थॉट्स कैसी थी, और उनकी साइंटिफिक क्या क्या रिचुअल्स थे, क्या क्या मान्यताएं थी, स्पिरिचुअल कैसी उन लोगों की ओपिनियन था। तो ये सब चीज़ें हमें पुरातत्वविद ही बता सकते हैं, मैं ये मानती हूँ।
तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। उसके बाद में एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे कि मतलब कुछ इसमें ये भी दिया हुआ है, जैसे कुछ की पॉइंट्स भी हैं इसमें, जैसे महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे की पॉइंट्स हैं ये। तो ये एक नोटबुक बनाइए जिसमें अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और अपनी तरफ से भी कुछ बनाइएगा, जो भी आपको लगेगी ये इंपॉर्टेंट है उसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे ना, उससे एक घंटा पहले भी विद इन 1 आवर अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो माइंड में रिकॉल होता रहता है। क्योंकि ये मेरी खुद की अपनी एक मतलब मेरा परसेप्शन कह लीजिए या मेरी एक हैबिट कह लीजिए कि अगर एग्जाम से 5 मिनट पहले भी मैं रिविजन कर पाऊँ तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, और इसमें एक मतलब वोकैबुलरी भी दी हुई है कि संग्रहालय क्या होता है, धर्मोत्तर साहित्य क्या होता है। संग्रहालय में जैसे ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान, और धर्मेत्तर साहित्य जैसे धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ, ये सब चीज़ें एक अच्छी वोकैबुलरी हमें दी हुई है जिससे कि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मोस्टली हमें ओवरऑल हमें पढ़ने के हिसाब से हमें काम आते हैं कि अगर प्रीलिम्स में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके। अदरवाइज तो अगर राइटिंग का सेक्शन है तो फिर ये हमारे मेंस में ही काम आता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं और ये बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज नहीं कल करेंगे, मोस्टली मेरे जैसे हाउसवाइफ की ये दिक्कत रहती है कि चलो अब ठीक है हो गया बात। लेकिन हमें एक्चुअली क्या पता है, हम लोग बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं अपने आप को एक योद्धा ही बोलूँगी क्योंकि हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। हम लोगों को हमारा घर मैनेज करना होता है, हमारे बच्चे मैनेज करने होते हैं, हमारी स्टडी मैनेज करनी होती है। तो ये जो लाइफ होती है ना बड़ी क्रिटिकल होती है बट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जो मैं खुद फेस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन फिर भी मज़ा आता है इस लाइफ में। अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखिएगा और अपनी किसी भी चीज़ को हाथ से छूटने मत दीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, इन्फॉर्मेशन कहूँ कि या फिर आप लोगों से एक ओवरऑल सजेशन मांग सकती हूँ। अगर आप लोगों को मैथ साइंस के वीडियो भी चाहिए कि मैं आपका मैथ साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट कराऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।